हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो आपका चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर सिर्फ मैंने लिए हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो अगर इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार की वीडियोज रेगुलर प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों की प्रकृति होती है किस प्रकार की? ए है योगात्मक, बी है व्यवकलात्मक, सी है विवरण और डी है क्रम विनिमय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आवेश जो होता है उनकी प्रकृति योगात्मक होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसको लिखने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, यानी कि Q और n में जो संबंध प्रदर्शित करता है उसका सही सूत्र क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कौन सा सही होगा। देखिए ए है n बराबर QE, बी है E इक्वल टू QN, सी है N इक्वल टू Q अपान E और डी है N इक्वल टू E अपान Q। तो इसका राइट आंसर होगा N इक्वल टू Q अपान E, ठीक है। क्योंकि एक फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फार्मूला क्या है? देखिए Q इक्वल टू क्या बताया था मैंने? Q इक्वल टू NE, ये आवेश का एक सूत्र मैंने बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वही है N इक्वल टू Q अपान E, ये E नीचे चला जाएगा तो N इक्वल टू Q अपान E। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, यानी कि अगर आपको आवेश दिया गया है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पर एक चीज समझिए कि N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, यानी कि आवेश, ठीक है, आवेश है। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक है, यानी कि घर्षण से, फ्रिक्शन से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तब उस वस्तु का भार सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, डी है एक जैसा बना रहता है। तो देखिए जब घर्षण के द्वारा आप किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, दो वस्तुओं को रगड़ कर आप उन्हें आवेशित करेंगे, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाता है या थोड़ा घट भी सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, किसी कुचालक यानी कि विद्युत रोधी, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, यानी कि कोई विद्युत रोधी माध्यम है उसका परावैद्युतांक मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए है -3, बी है 0, सी है 0.7 और डी है 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि अगर किसी कुचालक या विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो के है वो 6 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताइए। सभी को पता है, ये मैं आपको आगे भी बहुविकल्पीय प्रश्न जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं ये बता चुका हूं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू होता है Q अपान E इक्वल टू F अपान Q नॉट, ठीक है, F अपान Q नॉट। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा बता रहा था, तभी इस सूत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां से देखिए आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? F का मात्रक क्या है? न्यूटन, क्योंकि ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, ए था न्यूटन प्रति कूलाम, बी है जूल प्रति कूलाम, सी है वोल्ट मीटर, डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग एक एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक समझे रहेंगे तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है। ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है कूलाम प्रति मीटर, डी है कूलाम मीटर। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से। पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। अब देखिए यहां पर भी हम फार्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, एल है दूरी तो इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए सूत्र अगर आपको पता है तो आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। इन चारों में से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य है, बताइए। ए है H2O यानी कि जल, बी है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है O2 यानी कि ऑक्सीजन, डी है NH3 यानी कि अमोनिया। तो जो ऑक्सीजन होता है O2 इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो E होता है इसके P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, यानी कि आपको टाउ इक्वल टू बताना है होता क्या है। तो देखिए टाउ इक्वल टू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, P इंटू ई, P क्रॉस ई, ठीक है। तो देखिए इसका सही फार्मूला क्या होगा, ए है P इंटू पी डॉट ई, बी है शून्य, सी है P क्रॉस ई, डी है P अपान ई। तो इसका राइट आंसर होगा P क्रॉस ई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टाउ, टाउ क्या है, विद्युत बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू हमें एक फार्मूला और लिखते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है जहां P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान मात्रक है, बताइए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखिए ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति कूलाम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और डी है वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को सही आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि धातु का एक आवेशित गोला है, उसके पृष्ठ से अगर हम गोले के केंद्र की ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है सर्वत्र शून्य रहता है, डी है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र शून्य रहता है। यानी कि अगर आप धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, कोई धातु का गोला है जो कि आवेशित है, अगर उसके पृष्ठ से हम गोले के केंद्र की ओर जाएं तब भी उसका विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत विभव का मात्रक है, ये सेकंड चैप्टर का है। अब तक जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए वो फर्स्ट चैप्टर का था, अब ये सेकंड चैप्टर का है कि विद्युत विभव का मात्रक है। तो सूत्र आपको पता होगा, ये है जूल प्रति कूलाम, बी है न्यूटन जूल गुणे कूलाम, सी है कूलाम प्रति जूल और डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो बताइए विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो देखिए यहां पर क्या होगा, W क्या है, कार्य है, कार्य का मतलब जूल, और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो सही आंसर बताइए कौन सा होगा, जूल प्रति कूलाम। मारिए टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब भी पूछा गया कि कौन सा विद्युत विभव का मात्रक है, इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि विद्युत विभव के कई मात्रक होते हैं। तो इन चारों में से 3 तो है लेकिन एक नहीं है, कौन सा। ए है वोल्ट, बी है जूल प्रति कूलाम, सी है न्यूटन प्रति कूलाम, डी है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, बाकी तीनों है, वोल्ट भी है, जूल प्रति कूलाम भी है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी है। न्यूटन प्रति कूलाम जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को पता है, बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है। सभी को पता है, फर्स्ट है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल, बी है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल, सी है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 31 जूल और डी है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 जूल। तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 EV की वैल्यू ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समविभव पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स,
यानी कि समविभव पृष्ठ जो होता है इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत होता है, बी है पृष्ठ के समांतर होता है, सी शून्य होता है, डी पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पर होता है। तो देखिए समविभव पृष्ठ सभी को पता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ में से जो फ्लक्स निकलते हैं वो पृष्ठ के किस स्थिति में होते हैं, पृष्ठ के लंबवत होते हैं कि समांतर होते हैं कि शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि पृष्ठ के लंबवत होता है। जब समविभव पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो है वो निकलती है तो वो पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को हम अधिक समीप लाते जाएं तो बताइए इनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है उतनी ही रहती है, डी है शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है, ठीक है। तो 15 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है। बताइए इन चारों में से कौन सा धारिता का मात्रक है, ठीक है। ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम प्रति वोल्ट। सभी को पता है, फार्मूला पता है तो सब कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। अब बताइए क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, वी है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट जो होगा ये धारिता का मात्रक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 9 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं 9 मीटर है, ठीक है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए थोड़ा सा निकालते हैं। तो देखिए सी आपको दी गई है धारिता, ठीक है, सॉरी आपको दिया गया है आर, क्या दिया गया, चालक की त्रिज्या आर दी गई है, आर दिया गया है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है धारिता सी, तो सी आपको निकालना है, तो इसको निकालते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, विलगित गोलीय चालक की धारिता सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। अब अगर यहां से हम क्या करें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सिर्फ निकालें तो क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने ऊपर कर दिया है, तो यहां पर एक ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/9 × 10⁹, ठीक है, समझ में आया। जैसे इसका तिरछा गुणा कर दें कैंची तो ये इसके साथ आ जाएगा, इधर बचेगा 1। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना है तो ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम रख देंगे, तो C इक्वल टू 1/9 × 10⁹ इंटू आर की वैल्यू कितनी है 9 मीटर, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या बताइए, C इक्वल टू 1/10⁹, ठीक है। अब देखिए जब हम 10⁹ नीचे है ऊपर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है, तो 10⁻⁹ फैराड। तो C इक्वल टू आपका 10⁻⁹ फैराड आया। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, ये डी वाला सही होगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, 10⁹ फैराड, 9 × 10⁹ फैराड, 9 × 10⁻⁹ फैराड, डी है 10⁻⁹ फैराड, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटें एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यानी कि संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, सभी को पता है। अब इन दोनों प्लेटों को हम एक तार से जोड़ दें तो क्या होगा बताइए। ए है विभव अनंत हो जाएगा, बी है आवेश अनंत हो जाएगा, सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, डी है आवेश पूर्ण मान का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक ही तार से जोड़ दें तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना, सॉरी अभी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र 5 माइक्रोफैरड धारिता देंगे। यानी कि कम से कम 2 माइक्रोफैरड की धारिता लें तो कितना संधारित्र लगेगा कि 5 माइक्रोफैरड धारिता हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 समांतर क्रम में तथा 2 श्रेणी क्रम में जब हम लगाएंगे तो हमारी धारिता 5 माइक्रोफैरड
होगी। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरड के हमें कितने लेने होंगे, तो 2 माइक्रोफैरड के 2 धारिता को आप समांतर क्रम में पहले लगा दीजिए, उसके बाद में उन दोनों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो आपको कितनी धारिता प्राप्त होगी, 5 फैरड। तो ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। यानी कि आपके पास 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं और उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो बताइए इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो यहां पर हमें सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है C1, C2 और C3। ठीक है, और C3 ये 3 संधारित्र दिए गए हैं, तीनों की धारिता है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, और 3 माइक्रोफैरड। देखिए क्वेश्चन समझिए तभी समझ में आपके आएगा। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब बताइए इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, 1/c = 1/c1 की वैल्यू कितनी है 3, 1/c2 की वैल्यू 3, 1/c3 की वैल्यू 3। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा बताइए, 3 तो आपका ऐसे हो जाएगा और 1 + 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3/3। कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/c = 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली c = आपका आएगा 1। ठीक है, तो यहां पर 1 माइक्रोफैरड आपका आंसर आएगा। तो ये आपका 1 माइक्रोफैरड आ गया। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ए है 1 माइक्रोफैरड, बी है 2 माइक्रोफैरड, सी है 6 माइक्रोफैरड, डी है 8 माइक्रोफैरड। तो आपका 1 माइक्रोफैरड सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो इसी प्रकार से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपका न्यूमेरिकल आसानी से लगता हुआ चला जाएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न भी समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।